अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन, केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। In this lecture we will discuss second law of thermodynamics, very important concept from the exam point of view, and also from the other competitive exams. This lecture will be for class 11th NEET and other competitive exam aspirants. आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जो कि कंटिन्यू चल रहा है हमारा क्लास 11th के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो आप नोट कर लो कॉपी पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पे दिया था, हमने बात की थी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी, यानी कौन से क्राइटेरियाज है, कौन से बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा इवेंट, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। और अगर आपको याद होगा, हमने दो चीजों के ऊपर बात की थी। एक हमने बात की थी इंथैल्पी के ऊपर और दूसरी हमने बात की थी एंट्रोपी के ऊपर। यानी इन दो वेरिएबल्स के ऊपर के बेसिस पे हमने ये डिसाइड करना चाहा कि क्या हमारी प्रोसेस, क्या हमारा इवेंट जो है, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट पे ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी टू डिसाइड वेदर आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वो थोड़ा सा लिबोरियस लगा था, हेक्टिक लगा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हमें एंथैल्पी को देखने की जरूरत नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि हम एंट्रोपी से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, कैसे? उनके कहने का मतलब था कि हम तो सिस्टम की एंट्रोपी चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम की एंट्रोपी को चेक करने के अलावा अगर हम सराउंडिंग्स, यानी जिस सिस्टम जहां पे होगा उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें आती है, जो भी एरिया आता है, उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो साइंटिस्ट जो भी ये लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर आप जो चेंज इन इंट्रोपी आ रहा है सिस्टम का, उसके अलावा अगर आप सराउंडिंग की भी इंट्रोपी को चेक कर रहे हो और दोनों की इंट्रोपी को मिला के, ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि जो प्रोसेस है, जो इवेंट है, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि इंथैल्पी को जाने बगैर हम एंट्रोपी के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। उन्होंने कहा कि हम बस अभी तक सिस्टम की एंट्रोपी चेंज देख रहे थे कि सिस्टम में किस तरह का बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम के अलावा हमें क्या करना है, आप सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज देख लो, फिर आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दोनों को आप ऐड कर लो। फिर आप देखो कि जो बदलाव आ रहा है ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग्स में, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो इवेंट है, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जब भी सिस्टम की इंट्रोपी चेंज देखते हैं, वी नो दैट इफ वी विल राइट डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सिस्टम की, यानी अगर एंट्रोपी चेंज जो है सिस्टम की, वो किसके बराबर होती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, एंट्रोपी के लेक्चर में हमने कहा था दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। ये हम बता चुके हैं कि चेंज इन एंट्रोपी किसी भी चीज की अगर आप देखना चाह रहे हो, वो किसके बराबर होता है? क्यू रिवर्सिबल हीट के, जो रिवर्सिबली हीट कितनी एक्सचेंज हो रही है, डिवाइड बाय टेम्परेचर। बात समझ आ रही है? नहीं, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप चेंज एंट्रोपी सिस्टम का ही मत देखो, आप इसके अलावा सराउंडिंग्स की भी देखो, दैट इज डेल्टा एस सराउंडिंग्स। वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहां पे मैं लिख रहा हूं सिस्टम। तो इसके बेसिस पे, यानी अभी तक हम देख रहे थे कि इंथैल्पी और एंट्रोपी के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके ये इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोसेस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकती है। ठीक है, और हम आज ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन, यानी इसका स्टेटमेंट क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे ज्यादा रोल यहीं पे है टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिक कैरेक्टर ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, तो
यानी सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि बिफोर डिस्कसिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका रियल स्टेटमेंट क्या है। हमें ये देखना है कि अगर हमें ये देखना है कि कौन सा इवेंट स्पॉन्टेनियस है या कौन सा इवेंट नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है, अभी तक हम सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज देख रहे थे, जो किसके बराबर होता था, क्यू रिवर्सिबल सिस्टम डिवाइड बाय टेम्परेचर। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिस्टम का ही नहीं बल्कि सराउंडिंग्स का भी एंट्रोपी चेंज देखो। फिर दोनों को आप देखोगे कि चेंज जो डेल्टा एस टोटल होगा, डेल्टा एस टोटल मींस टोटल चेंज इन एंट्रोपी, वो किसके बराबर होगा, वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। यानी अगर हमें इन दोनों सिस्टम और सराउंडिंग्स की चेंज इन एंट्रोपी पता लग जाए, तो इसके बेसिस पे इनको एडअप करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी प्रोसेस जो होगी वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप कि यहां तक आपको चीज समझ आई होगी। बस इनका फोकस यही था कि हम सिर्फ अभी तक फोकस कर रहे थे सिस्टम पे, हम सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज निकालो, दोनों को एडअप करो और फिर आप देखो कि ओवरऑल जो चेंज इन एंट्रोपी, जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आ रही है, उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि जो भी प्रोसेस यूनिवर्स में हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस चीज को जो हमने अभी स्टेटमेंट दिया है, इस चीज को समझने के लिए और उसके साथ साथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट जानने के लिए हम आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देंगे। उस एग्जांपल के बेसिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग की चेंज इन एंट्रोपी को मिला के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है, हमारा जो इवेंट है, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। और साथ साथ हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करके यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। आई होप कि आप कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। देखिए, हम एक काम करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक आइस। आइस आपको पता ही घर में होती है। आइस हम लेंगे, कितना लेंगे, वी विल टेक 100 ग्राम ऑफ आइस। हम 100 ग्राम क्या लेंगे, आइस लेंगे। बात समझ आ रही है। और आपको पता है कि आइस जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, वी कैन से वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये तो हमें सबको पता है। और ये आइस हमने लिया कितना, 100 ग्राम। इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि अगर आप इसको रूम में ले जा रहे हो, ठीक है, अभी हमने इसको फ्रिज से निकाला था, अब हम इसको रूम में ले जा रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, खुद ब खुद। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। आप आइस ले लो, कहीं पे रख लो आप घर में, ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। कितना, 100 ग्राम, ठीक है। बात समझ आ रही है। आप मानो जो हमारा टेम्परेचर है इस रूम का, लेट इट बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जो चीज हमारी है, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम। क्या हो गया, सिस्टम। हमने किया क्या, हमने 100 ग्राम आइस लिया, 100 ग्राम हमने आइस लिया, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। जैसे ही हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रख लिया, तो क्या होगा, ये आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, कितने, 100 ग्राम में। चलो आप मुझे एक बात बोलो कि अगर आइस का जो टेम्परेचर था दैट वाज 0 डिग्री, जब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, 0 डिग्री। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री। टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। यानी यहाँ से फेज सॉलिड से लिक्विड की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपको याद रखना कि टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो चलो आप मुझे बोलो कि इस प्रोसेस के लिए, जो ये प्रोसेस हमने की है, इसके लिए आप मुझे बोलो कि क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमें पता है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्योंकि खुद ब खुद हो रही है। आपने आइस लाया, कहीं पे भी रख दिया, आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल फाइंड कि वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता किसमें, वाटर में। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रही है। एक तो स्पॉन्टेनियस है। नंबर सेकंड, आप मुझे बोलो जो यहाँ पे इंट्रोपी है, जो यहाँ पे इंट्रोपी है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेंज इन इंट्रोपी जो है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ पे पहले आइस था, तो आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बंधे होते हैं। लेकिन जैसे ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैकेड होते हैं। और आपको ये भी पता है कि इंट्रोपी अगर आप देखोगे,
सॉलिड्स में बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड्स में ज्यादा होती है, गैसेस में सबसे ज्यादा होती है रैंडमनेस, ठीक है। तो आइस में रैंडमनेस कम होती है, लेकिन वाटर में, लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आइस। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी आइस से कन्वर्ट हो रहा है वाटर, मींस इसमें रैंडमनेस कम है, लेकिन जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, तो इनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमने आइस का इस्तेमाल करके आइस को कन्वर्ट किया वाटर में। 100 ग्राम 0 डिग्री, तो ये कन्वर्ट हो गया 100 ग्राम वाटर में, जिसका टेम्परेचर, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्योंकि खुद ब खुद हो रही है। और जो यहाँ पे इंट्रोपी है, चेंज इन इंट्रोपी, यहाँ पे इंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ रही है, सॉलिड से लिक्विड, तो इंट्रोपी क्या होगी, रैंडमनेस डिसऑर्डर बढ़ रहा है। चलो यहाँ से ये तो पहली एग्जांपल होगी। राइट साइड से हम लेंगे, नाउ वी विल टेक स्टीम। अब हम स्टीम क्या लेंगे, फिर से 100 ग्राम लेंगे, ठीक है। और हमें पता है स्टीम का जो टेम्परेचर होता है दैट इज ऑलवेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये स्टीम क्या हो जाएगा, इसको अगर हम फिर से रूम टेम्परेचर पे रख ले, 27 डिग्री पे से हम इसको रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टीम क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, जो कि कितना होगा, 100 ग्राम होगा। और यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। यानी स्टीम आपने 100 ग्राम लिया, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पे। रूम टेम्परेचर पे रखने से क्या होगा, खुद ब खुद ये कंडेंस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। वाटर भी कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही होगा जितना स्टीम का था, कितना, 100 डिग्री। अब इस प्रोसेस में आप बोलो whether it is spontaneous or non spontaneous, yes it will be spontaneous, क्योंकि हमें पता है कि इसको भाप बोलते हैं। जो स्टीम होता है, स्टीम खुद ब खुद कंडेंस हो जाती है वाटर वेपर्स में, हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और चीज, अब यहाँ पे आप मुझे बोलो, चेंज इन एंट्रोपी शुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी यहाँ से स्टीम कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, आप मुझे बोलो चेंज इन एंट्रोपी, क्या वो इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी यहाँ पे या डिक्रीज होगी। आप देखो, स्टीम क्या होता है, गैस होता है, गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में रैंडमनेस कम होती है एज कंपेयर टू गैस। कैन वी से यहाँ पे रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगी दैट विल बी नेगेटिव। अब आप दोनों एग्जांपल्स को यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, यहाँ पे भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है। हाउ कैन वी डिसाइड कि एंट्रोपी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एंट्रोपी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन, क्योंकि दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आ रही है, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव दिखा रहा है। तो लेकिन अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि ये हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। यानी हमने बस एंट्रोपी किसकी निकाली थी दोनों केसेस में, इसको आप मानो केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड, हमने चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की निकाली थी। तो साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना था कि आप बस सिस्टम पे ही ध्यान मत दो, आप चेंज इन एंट्रोपी किसका भी निकालो, सराउंडिंग का भी निकालो। तो यहां से इनके कहने का मतलब था कि अगर हम बस सिस्टम पे ही फोकस करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें अच्छे तरीके से नहीं पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऑन द बेस ऑफ एंट्रोपी। क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी के दो वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन दोनों स्पॉन्टेनियस है, या तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए था या नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन प्रोसेस दोनों स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अभी तक हमने बस बात की थी सिस्टम की। हम तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि आप चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम के साथ, सिस्टम पे आप देखो, सिस्टम में आप देखो चेंज इन एंट्रोपी कितनी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप सराउंडिंग पे भी फोकस करो। नाउ हम क्या करेंगे, आप हम देखेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हम वो सराउंडिंग वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाएंगे। तो केस फर्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं चीज यहाँ पे एक बोल दूं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी अब हम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स भी चेक करने वाले, ठीक है। लेटेंट हीट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी, यानी क्लास 11th जो स्टार्टिंग में, या क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने ये टर्म सुनी होगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हम किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिडन एनर्जी, ठीक है। लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, लेटेंट हीट मींस इट मींस हिडन एनर्जी, इसको बोलते हैं छुपी हुई ऊर्जा,
अब इसको छिपी हुई ऊर्जा हिडन एनर्जी क्यों बोलते हैं? ये वो एनर्जी होती है जो यानी वी कैन से जो काम करती है, जो यूज होती है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, ऐसे में आपको बोल दूं, यहाँ पे आप देखो लेटेंट हीट किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे आइस जो है वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तभी तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। आपको बात समझ आ रही है? आइस जो है वो हीट ले रहा है, उसी हीट की वजह से वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये हीट ले रहा है, आइस हीट ले रहा है किस में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। टेम्परेचर पहले भी 0 डिग्री था, बाद में भी 0 डिग्री है। तो वी कैन से लेटेंट हीट जो होती है ये वो एनर्जी होती है, ये वो हीट होती है जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमें हेल्पफुल होती है। जो सबस्टेंसेस को, यानी देखो ये आइस था सॉलिड, ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, इस आइस को वाटर में कन्वर्ट के लिए जो हीट लगी उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी इट्स द हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द फेज, यानी जो फेज होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में ये मदद देती है। लेकिन आपको ये दिखेगी नहीं। आप सोचोगे अगर इस आइस ने हीट एब्सॉर्ब की है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हीट लगी इस फेज को ट्रांसफॉर्म करने में। इसका काम होता है फेजेस को ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज करने में, फेज चेंज करने में जो हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखोगे इसने अपना काम किया लेकिन दिखी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। आप बोलोगे कहाँ है हीट, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था। टेम्परेचर वैसे का वैसा है क्योंकि वो हीट कहाँ पे लगी, इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वो लेटेंट हीट जो होता है आइस का, यानी जो आइस होता है उसका लेटेंट हीट ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज बीन फाउंड टू बी 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि आइस का जो लेटेंट हीट देखा गया है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम जो है इसका वो कितना हीट एब्सॉर्ब करती है, 80 कैलोरी। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आप मुझे बोलो, हमें पता है कि जो क्यो होता है, यानी जो प्योर रिवर्सिबल होता है, यानी ये जो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आइस हमारा है 100 ग्राम का आइस है, उसने, हम बोल रहे हैं कि 1 ग्राम आइस का कितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, 80 कैलोरी। हमारे पास अगर आपको देखना होगा कि आइस जो 100 ग्राम का है उसने टोटल कितनी हीट एब्सॉर्ब की है। पहले आप मुझे बोलो, आइस ने हीट एब्सॉर्ब की है, लूज की है? आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, मतलब उसने हीट एब्सॉर्ब की होगी, तो क्यों क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स आइस ने हीट को एब्सॉर्ब किया। अब कितनी हीट एब्सॉर्ब की है वो हम निकाल सकते हैं, m मल्टीप्लाई l। ये जो लेटेंट हीट है ना इसको हम l से दिखाते हैं। अगर आपको पता करना होगा किसी भी सबस्टेंस ने कितनी हीट एब्सॉर्ब की है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, m मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट। मास कितना है इसका, 100 ग्राम्स, मल्टीप्लाई लेटेंट हीट कितना है, 80। ठीक है, यहाँ पे 100 क्या है, ग्राम्स में है, यहाँ पे क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कटेगा, इसको देखो कितना आएगा, इट विल बी 8000। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हीट एब्सॉर्ब हो रही है। तो जो ये आइस है 100 ग्राम्स का, इसने कितनी हीट को एब्सॉर्ब किया है, 8000 कैलोरी हीट को इसने एब्सॉर्ब किया है, तब ये कन्वर्ट हुआ है वाटर। तो जो क्यू हमारा है वो हमें पता चल गया कितना, 8000 कैलोरीज, लेकिन किसमें, पॉजिटिव में। अच्छा मुझे बोलो आप, टेम्परेचर जो है वो कितना है सिस्टम का, हम अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू सिस्टम। यहाँ पे हम लिखेंगे जो टेम्परेचर है, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सिस्टम ये है, टेम्परेचर कितना है इसका, 0 डिग्री। अगर आपको 0 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा कैल्विन में, दैट विल बी अराउंड 273 केल्विन। तो हमें क्यू सिस्टम भी पता चल गया, हमें टी सिस्टम भी पता चल गया। कैन वी फाइंड delta S of system, change in entropy of system, that is equal to Q of system divided by T of system। Q कितना निकला था हमें, प्लस 8000 कैलोरी, डिवाइड बाय T कितना निकला था, 273 कैलोरी। ठीक है, ये हमें निकला चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या निकाला, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अब हम बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि हमें सराउंडिंग का भी देखना है, हमें सराउंडिंग्स का भी देखना है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे ऊपर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आप मुझे बोलो जो क्यू सराउंडिंग्स है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू सराउंडिंग किसके बराबर होगी। देखो ये जो हमारा सिस्टम है,
आइस हमारा सिस्टम था, इसने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया था? 800 कैलोरीज को। ये हीट इसने लाई कहां से? सराउंडिंग से ही। जब तक न कोई देगा तब तक ये सिस्टम कैसे ले सकता है? अगर सिस्टम ने 8000 कैलोरीज को एब्जॉर्ब किया है, ये 8000 कैलोरीज हीट आई कहां से? सराउंडिंग से। इसका मतलब क्यू सराउंडिंग जो होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एक दे रहा है दूसरा लूज कर रहा है। अगर सिस्टम 8000 कैलोरीज को गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 8000 कैलोरीज आई कहां से? ये सराउंडिंग ने इसको दी थी। एक्सचेंज ऑफ हीट कैसे होगा? सिस्टम अपनी हीट को एक्सचेंज किसके साथ करेगा? सराउंडिंग्स के साथ। तो ये जो पॉजिटिव में ये 8000 कैलोरी जो हम दिखा रहे हैं, ये इस सिस्टम ने लाई कहां से? आइस ने लाई कहां से? सराउंडिंग से। तो क्यू सराउंडिंग क्या होगी? दैट विल बी माइनस 800 कैलोरी, 8000 कैलोरीज। यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे आइस ने एब्जॉर्ब की है हीट को। यहाँ पे माइनस क्यों दिखा है? क्योंकि ये हीट सराउंडिंग ने लूज की है। जब भी इसने लूज किया तभी तो, जब सराउंडिंग ने लूज किया तभी तो सिस्टम ने गेन किया। तो क्यू सराउंडिंग क्या है? माइनस 8000 कैलोरीज। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि जब ये लूज करेगा तब सिस्टम गेन करेगा। ठीक है। टेम्परेचर क्या है? टी ऑफ सराउंडिंग। ये मेरा सराउंडिंग है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में देख लो तो इट विल बी 300 केल्विन। तो अब आप मुझे बोलो कि डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा? दैट विल बी क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम कितना है? 8000 माइनस में डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। तो हमें दो वैल्यूज मिल गए। ठीक है। देखो हमें यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितना निकला था? 8000 डिवाइड बाय 273 केल्विन। हमें यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कितना निकला? माइनस 8000 डिवाइड बाय 300 केल्विन। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन क्या? टोटल। हमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। वो किसके बराबर होती है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। वो कितना निकला? दैट वाज प्लस 8000 डिवाइड बाय 273। प्लस हमें करना है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। वो कितनी निकली? माइनस 8000 डिवाइड बाय 300। ठीक है। अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा क्या करें, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वी विल राइट हियर। इसको हम लिखेंगे 8000, इसको थोड़ा सा रब कर लें यहां से। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8000 डिवाइड बाय 273 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 8000 डिवाइड बाय 300। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इट कम्स टू बी अराउंड 8000 डिवाइड बाय 273। ये आता है हमें 29.30। इसका वैल्यू आता है पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। माइनस 8000, यहाँ से 2 से 2 कटा, वी विल गेट 26.66। देखो यहाँ पे 29 है, 29 को आपको माइनस करना है 26। तो जो भी वैल्यू आपका आ रहा है, शुड इट कम इन पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव में से ज्यादा में से कम को घटाना है। मतलब 29 में से आपको 26 क्या करना है? आपको काटना है। यू विल गेट प्लस 2.6 समथिंग। इसके अराउंड आपको वैल्यू आ जाएगा। हमें वैल्यू के साथ गर्ज नहीं है, हमें इस साइन के साथ गर्ज है। हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। मींस यहाँ पे जो टोटल इंट्रोपी चेंज जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस निकाली थी, दैट वाज 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कितनी हीट ये आइस एब्जॉर्ब कर रहा है? पहले तो हीट पॉजिटिव है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। कितनी? दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट। मास 100 ग्राम है, लेटेंट हीट 80 के कैलोरी पर ग्राम है। तो टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है ये आइस? दैट वाज 8000 कैलोरी। टेंपरेचर कितना था सिस्टम का? 0 डिग्री। 0 डिग्री को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, दैट इज 273 केल्विन। तो अब मुझे बोलो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होगा? दैट विल बी क्यू सिस्टम अपॉन टी सिस्टम। क्यू सिस्टम कितना है? 8000 डिवाइड बाय टी सिस्टम कितना है? 273। तो हमने जब सिस्टम का निकाला, अब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। क्यू सराउंडिंग किसके बराबर होगा? वो हमने लिखा माइनस क्यू सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम ने 8000 कैलोरीज एब्जॉर्ब की है, वो 8000 कहां से लाई होगी? सराउंडिंग से। मींस अगर सिस्टम
सिस्टम की हीट बढ़ रही है, सराउंडिंग की हीट घट रही है, तभी हमने यहाँ पे -8000 लिखा है। क्योंकि -8000 इसलिए लिखा क्योंकि 8000 कौन दे रहा है? सराउंडिंग। किसको? सिस्टम को। सिस्टम ले रहा है, सराउंडिंग का घट रहा है। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, 300 केल्विन। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग किसके बराबर होगी? -8000 डिवाइडेड बाय 300। सिस्टम का भी निकल गया, सराउंडिंग का भी निकला है, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर? इनको ऐड कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? 2.6 आया, लेकिन किस में? पॉजिटिव में। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो पहला केस था उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या निकली है? पॉजिटिव। अब हम सेकंड केस की ओर जाएंगे फिर से, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे जो हमारा लेटेंट हीट है, अगेन जो लेटेंट हीट होता है स्टीम का लेटेंट हीट इज अराउंड 540 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे कितना था? 80। यहाँ पे 540 कैलोरी, यानी 1 ग्राम स्टीम जो है वो कितना हीट लूज कर दिया? दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। चलो अब यहां से हम देखेंगे ये जो क्यू हमारा है, जो क्यू सिस्टम है, पहले आप मुझे बोलो, ये जो स्टीम है जब ये कन्वर्ट होगा वाटर में, क्या ये हीट को गेन करेगा या लूज करेगा? सोचो, स्टीम कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट को लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा? आई थिंक क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। स्टीम जो है ये एनर्जी को लूज करेगा, तभी ये कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर में। तो यहाँ पे जो क्यू सिस्टम होगा दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि आइस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे स्टीम हीट को लूज कर रहा है, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा? दैट्स इक्वल टू, दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट। मास कितना है? मास हमारा है फिर से 100 ग्राम। लेटेंट हीट कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, हमारा वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 54000 कैलोरी, लेकिन ये माइनस में आएगा। ये क्या आएगा? माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि इतनी हीट ये स्टीम लूज कर रहा है 100 ग्राम्स वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। याद रखना है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आया था क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। यहाँ पे क्यू सिस्टम का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टीम इतनी हीट लूज कर रही है, ठीक है। अब टेम्परेचर टी सिस्टम कितना होगा? टी सिस्टम 100 डिग्री है, सॉरी, तो 100 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो आप? 100 डिग्री को कन्वर्ट करो केल्विन में, दैट विल बी 373 केल्विन। तो जब हमें क्यू सिस्टम भी पता चल गया, टी सिस्टम भी पता चल गया, अब आप मुझे बोलो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा? दैट विल बी अराउंड -54000 कैलोरी अपॉन 373 केल्विन। दिस इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये तो यहां तक हो गए। अब हम यहां से देखेंगे सराउंडिंग्स का भी। अब हम यहां से देखेंगे सराउंडिंग्स का। तो हमें पता है कि क्यू सराउंडिंग्स, यहां पे फिर से देखना है, अगर आपको ये बात याद है, अगर सिस्टम हीट को लूज कर रहा है, अगर सिस्टम हीट को लूज कर रहा है, उसको गेन कौन करेगा? सराउंडिंग्स। यहाँ पे सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब, फर्स्ट केस में सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, सराउंडिंग लूज कर रहा था। यहाँ पे सिस्टम हीट को छोड़ रहा है, तो गेन कौन करेगा? गेन सराउंडिंग्स करेगा। तो क्यू सराउंडिंग विल बी माइनस क्यू सिस्टम। ये आपको याद रखना। इसका मतलब क्या है कि अगर एक गेन कर रहा है दूसरा लूज कर रहा है, अगर एक लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तभी तो एक्सचेंज ऑफ हीट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो हमारा जो क्यू सराउंडिंग्स होगा, अगर सिस्टम -54000 यानी 54,000 कैलोरीज की हीट को लूज कर रहा है, उसको गेन कौन करेगा? उसको सराउंडिंग्स गेन करेगा। तो क्यू सराउंडिंग कितना है? प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये लूज कर रहा है सिस्टम, सराउंडिंग इतनी गेन कर रहा है। टी सराउंडिंग कितना होगा? शाबाश। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा? अभी हमने बताया था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी 27 को केल्विन में करो, दैट विल बी 300 केल्विन। तो हमें क्यू सराउंडिंग भी पता चल गया, टी सराउंडिंग भी पता चल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दैट विल बी प्लस 54000 कैलोरी अपॉन 300 केल्विन। तो हमें सिस्टम का भी पता चल गया, ये हमारा सिस्टम है, इसकी एंट्रोपी चेंज भी हमें पता चल गई, सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज पता चल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली यहां से टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम सेकंड केस में भी निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी डेल्टा एस टोटल will be equal to change in entropy of system, that is -54000
000 अपॉन 373 प्लस क्या करना है सराउंडिंग का, दैट विल बी 54000 अपॉन 300। जरा दिमाग इस्तेमाल करो, आप मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा। यहां आपको जो 54,000 है उसको डिवाइड करना है 373 से, यहां से आपको 54,000 को डिवाइड करना है 300 से। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो ज्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर कम है। दोनों में से वैल्यू किसका ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करना है 373 से, यहाँ से डिवाइड करना है 300 से। चलो उसको निकाल भी देते हैं। जब आप 54,000 को 373 से डिवाइड करते हो, हमारा जो वैल्यू आता है दैट इज अराउंड 144.77, लेकिन माइनस में आता है। प्लस यहाँ से 2 और 2 काटा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अराउंड 180। क्या आएगा, दैट विल बी अराउंड 180। तो अब आप यहां से इसको माइनस कर लो, 180 में से आप 144.77 निकालो, 10 में से 3, यहां से 2, 9 में से 10 में से 7 3, 9 में से 7 2, 9 में से 4 5 और 7 में से 4 3, यू विल गेट 35.23, लेकिन प्लस में। तो यहाँ पे भी जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये है, देखो पहले केस में भी जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी था वो पॉजिटिव में आया था, कितना आया था प्लस 2.6 अराउंड। सेकंड केस में जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो कितना आया प्लस 35.23। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पूरी कायनात में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है उसके लिए जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब आपने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आया प्लस 2.6। जब आपने स्टीम को कन्वर्ट किया वाटर में, जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंड इसको मिला के जो आया दैट वाज प्लस 35.23। इससे ये कंफर्म होता है कि फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन नेचर, for every spontaneous process in nature, the total change in entropy is always positive. This is our second law of thermodynamics. यही है second law of thermodynamics और कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चाहते तो इस स्टेटमेंट को हम जबानी ऐसे ही बोल देते, लेकिन हमने सोचा कि कुछ इनोवेटिव, कुछ ऐसा आपको बताए जिससे आपके मन में अगर कोई भी शंका होगी, कोई भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि थ्योरेटिकल जो है, थ्योरेटिकल से बेहतर है प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि मैं आपको बोल देता कि हाँ ऐसे फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन नेचर the total change in drops always positive, आप सोच देते यार ये क्या बोल रहे हैं, चलो आप याद भी रख लेते। लेकिन जो मैंने आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाई प्रैक्टिकली कि किस तरह से हमने दो केसेस लिए, पहले सिस्टम का निकाला वहां से पॉजिटिव आ गया इसके केस में, यहाँ से सिस्टम का निकाला वो नेगेटिव आ गया, दोनों केस स्पॉन्टेनियस है। इससे कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर यहाँ पे एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, स्टिल दोनों प्रोसेस कैसे पॉजिटिव है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप सिस्टम पे ही ध्यान मत दो, सराउंडिंग पे भी ध्यान दो। तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के देखो कि आपका इवेंट स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है तो इवेंट क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर टोटल चेंज एंट्रोपी नेगेटिव होगी प्रोसेस क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो अभी हमने स्टेटमेंट डिराइव किया है उसका है कि फॉर एवरी, स्टेटमेंट को आप लिख लो, फॉर एवरी पूरी कायनात में नेचर में जो भी प्रोसेस हो रही है, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज, जो भी एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, टोटल चेंज मींस वी कैन से delta S in a change in entropy of system plus change in entropy of surrounding is always positive। ठीक है, यानी जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दुनिया में है, जो चेंज इन एंट्रोपी है, यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग, वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं,
जो डेल्टा एस टोटल है, यानी टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और वी कैन से टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें किससे निकला है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल जो हमने डिस्कस की है कि कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोसेस दुनिया में स्पॉन्टेनियस होगी जब जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज सिस्टम और इन सराउंडिंग की एंट्रोपी को मिला के अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा जो इवेंट होगा, हमारी जो प्रोसेस होगी, वो क्या होगी, उसको हम स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्टेटमेंट्स है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। दूसरा ये है कि कहा जाता है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे आपके पास एक चाय की प्याली है, गर्म चाय की प्याली है, या आपने दो गैसेस को मिक्स किया हुआ है, या आपने इंक जो होती है एक ड्रॉप अपने पानी में मिलाया है। आफ्टर सम टाइम आप ये देखोगे, जो आपने चाय की गर्म प्याली ली थी, वो खुद ब खुद ठंडी हो रही है। ठीक है, जो आपने पानी में इंक का एक ड्रॉप डाला था, वो खुद ब खुद फैल जाएगा। जो आपने दो गैसेस को मिक्स करने की कोशिश की थी, वो खुद ब खुद मिक्स हो गए। या फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल, किसी झरने से पानी नीचे गिर रहा है, वो खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो, जैसे चाय की प्याली ठंडी हुई है, क्या वो खुद ब खुद गर्म हो जाएगी? पानी में आपने इंक का एक ड्रॉप डाला है, क्या वो इंक फिर से खुद ब खुद अलग हो जाएगी पानी से? आपने पानी ऊपर से झरने से नीचे गिर रहा है, क्या पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर जाएगा? बात समझ आ रही है? इन एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। यानी जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, वो खुद ब खुद रिवर्स नहीं होती है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट सेकंड क्या निकलता है, ऑल, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर thermodynamically irreversible। आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अभी, वी कैन से ए हॉट कप ऑफ टी, ए हॉट कप ऑफ टी, चाय की आपने गर्म प्याली रखी है, आफ्टर सम टाइम ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद ठंडी हो रही है। लेकिन क्या आप उस गर्म चाय की प्याली को जो ठंडी हुई है, आप उसको देखोगे, वो खुद ब खुद गर्म हो जाएगी? नहीं। यानी ये जो हॉट कप ऑफ टी थी, ये खुद ब खुद वी कैन से, ये क्या हो रहा था, इसको हम लिखेंगे कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी। ये कूलिंग डाउन, जो ये ठंडी हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कूल खुद हो रही है, ठंडी खुद हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन क्या ये जो ये ठंडी हुई चाय जो है, प्याली जो है चाय की, क्या ये खुद ब खुद गर्म हो जाएगी? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से। ठीक है, इस तरह से अगर किसी झरने से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्या ये पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर जाएगा? नहीं। यही स्टेटमेंट है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और ऑल नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। यानी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद ब खुद रिवर्स नहीं होती है, वो खुद ब खुद रिवर्स नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी का, एक्सटर्नल एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। यही है इसका थर्ड स्टेटमेंट। विदाउट without taking the help of some external agency, a thermodynamic spontaneous process cannot be reversed. We can say without the help of some external agency, जब तक आप कोई बाहरी सोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, a spontaneous process cannot be reversed। तब तक आप उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे पास चाय की एक प्याली थी, गर्म चाय की प्याली थी, आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगी, कूल हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब ये जैसे ही कूल होगी, खुद ब खुद ये गर्म नहीं होगी जब तक ना आप उसको हीट करोगे। तो दैट मींस हीट जो आप कर रहे हो, वो आप एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप रिवर्स तब करोगे जब आप एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो,
कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, दुनिया में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होती है, मतलब खुद ब खुद रिवर्स नहीं होती है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी यहाँ, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर हो रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी ट्रांसफर होगी हीट? नहीं, जब तक ना आप एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करोगे। तो थर्ड हमारा है कि अगर आप किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स बनाना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि ये रिवर्स हो जाए, वो खुद ब खुद नहीं होगी, यू हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल हीट और एनर्जी, यू हैव टू यूज सम एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल मींस, ठीक है, टू रिवर्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो नटशल में हम कह सकते हैं, नटशल में हम कह सकते हैं कि जो भी कायनात में जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है वो सारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस है। देखो, जैसे बारिश गिर रही है, जैसे पौधे उग रहे हैं, बात समझ आ रही है? या वी कैन से जो भी कायनात में जो भी प्रोसेस हो रही है, नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस सारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आज से 1 2 3 करोड़ साल पहले जो भी दुनिया बनी थी, तो तब से जो ये नेचुरल प्रोसेस हो रही है उससे क्या हो रहा है, जो एंट्रोपी है ना यूनिवर्स की वो बढ़ रही है, वो बढ़ावा दे रही है। यानी जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नटशल में आपको बता रहा हूं, उसका कहने का मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने से क्या हो रहा है कि पूरी कायनात की जो एंट्रोपी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। वी कैन से ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मुझे याद आया कि नटशल में हम लिख सकते हैं, ऑल spontaneous processes are accompanied by a net increase of entropy. Statement 4 लिख लो आप, all spontaneous processes are accompanied by a net increase of entropy। यानी जो भी यूनिवर्स कायनात है, जो भी इसमें नेचुरली ऑकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है, जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर है, वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है हमेशा। तो हम कहते हैं देयर इज इंक्रीज इन दी कंटेंट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी रैंडमनेस कायनात की बढ़ रही है। यही तो बेसिस है, यही तो कहना है बिग बैंग थ्योरी का भी। बिग बैंग थ्योरी भी ये कह रही है कि कायनात जब से बनी है तो जो भी नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस हो रही है दुनिया में, जो भी नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस हो रही है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। उन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से क्या हो रही है कि जो एंट्रोपी डिसऑर्डर है, रैंडमनेस है कायनात की, वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो आई होप दिस वाज टुडेस टॉपिक, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने कोशिश की कि सिंपल लैंग्वेज में और इफेक्टिव वे से आपको समझाने की कि व्हाट डज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन, और कैसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको दिया। आई होप कि आप इन पे वर्क करोगे, इन पे काम करोगे, इनके नोट्स बनाओगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, जो कि आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एग्जाम पेपर्स आते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।